जय हिंद। तो आइए अब हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास, जो कि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग भाग 1 तक पढ़ लिए हैं। भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, आय क्या है। इसके बाद अर्थव्यवस्था का संरचना पढ़े हम लोग, इसको 3 क्षेत्र में बांटे। उसके बाद अर्थव्यवस्था का प्रकार हम लोग पढ़े, जो दुनिया में 3 तरह का पाया जाता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो मिश्रित हमारा भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक अर्थव्यवस्था के प्रकार तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम इससे आगे क्या करते हैं, भाग 2 में बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, आज जो पढ़ेंगे हम लोग उस राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। अभी हम राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखिए आय का मतलब तो होता है कमाई। आय का मतलब हम लोग सब जानते हैं, कमाई। और यहाँ है राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्र मतलब देश होता है, आय मतलब अर्थात पूरा देश का भी तो कमाई होता है। हर आदमी जो काम कर रहा है देश के अंदर, वह सबको पैसा को जोड़ करके क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय। लेकिन ऐसे तो हम परिभाषा नहीं देंगे, तो परिभाषा एक अलग ढंग से देंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। आइए हम लोग समझते हैं। तो कहा गया है राष्ट्रीय आय को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। क्या है नेशनल इनकम, देखिए तो कहता है किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में, किसी भी देश के सीमा के अंदर, मान लीजिए एक देश है, अब इस देश के सीमा के अंदर कितना दिन में, 1 साल में। साल समय कितना दिया जाता है, 1 वर्ष। समय भी याद रखना है, कितना समय, 1 वर्ष। किसी भी देश के सीमा के अंदर, किसी भी देश के सीमा के अंदर 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु, जितना भी सामान बनता है या सेवा एवं सेवाओं, सेवा क्या, अब मान लीजिए कि बहुत सारा आदमी किसान गेहूं उपजाया, ठीक है, चावल उपजाया, ये सब उपजाया, लेकिन कोई मास्टर काम किया, कोई इंजीनियर काम किया, डॉक्टर काम किया, तो क्या उसका भी तो उसका भी तो जोड़ा जाएगा ना। तो उसका सेवा का भी जो सेवा है, मान लीजिए कोई काम कर रहा है, एक डॉक्टर काम कर रहा है, तो उसका तो महीना होगा कुछ ना कुछ। तो उसका महीना को हम लोग मौद्रिक रूप में, मौद्रिक रूप मतलब अब ऐसा थोड़े है। देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब है किसी देश के सीमा के अंदर 1 साल में जितना भी चीज़ उत्पादित होता है, पैदा होता है, तो उत्पादित में क्या बहुत सारा वस्तु भी पैदा होता है, जैसे धान, चावल, गेहूँ। इसके अलावा सेवा भी पैदा होता है, जैसे कोई डॉक्टर काम किया, ये सब किया। तो क्या कहिएगा राष्ट्रीय आय किसी देश का, क्या कहिएगा कि 10 मीट्रिक टन चावल, 20 मीट्रिक टन आलू, ऐसा कहिएगा, नहीं कहिएगा। क्या कहिएगा, तो इस सब का रेट को आप मौद्रिक रूप में, मौद्रिक मतलब मुद्रा मतलब पैसा, पैसा में सबको क्या करिए, कन्वर्ट कर देना है। समझ आ रहा है जी। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, जितना भी मास्टर, डॉक्टर, जितना भी सरकारी अफसर और जितना भी सामान बना हमारे देश में 1 साल में, एक किसी देश के सीमा के अंदर, उस सबको हम लोग पैसा में बदल देंगे। नहीं तो ऐसे लिखेंगे कि मान लो भारत का राष्ट्रीय आय, क्योंकि राष्ट्रीय 1 साल का होता है, हर साल का अलग अलग होता है, क्योंकि 1 साल का समय दिया जाता है। तो ऐसा तो हम नहीं ना कर सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आय 10 क्विंटल चावल, 20 क्विंटल, ऐसा नहीं ना कहेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, जितना भी सामान बना, जितना भी अफसर सब, सरकारी आदमी, जो भी आदमी सेवा दिया, ठीक है, उस सब को मौद्रिक मूल्य मतलब उसको रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सबका जितना भी सामान बना उसका कितना पैसा होगा, और जितना भी आदमी सेवा दिया, काम किया, उसके मौद्रिक मूल्य को, मतलब सबको पैसा में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। समझ गए, राष्ट्रीय आय समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो सिंपल सा बात है कि किसी भी देश के अंदर कुछ ना कुछ उत्पादित होता है। क्या उत्पादित, 2 चीज़ उत्पादित होता है। एक तो बहुत सारा वस्तु, धान, चावल, गेहूं, गन्ना, जो दिखाई देता है। और बहुत सारा जो लोग जो सर्विस में है, एक मास्टर, एक डॉक्टर, ये भी तो उत्पादित करता है। ये क्या करता है, ये वस्तु तो पैदा नहीं करता, लेकिन ये सेवा पैदा करता है, लोगों को सेवा देता है, और इस सेवा का भी तो मूल्य होता है। तो वस्तु जितना 1 साल में हुआ किसी देश के सीमा के अंदर, और जितना सेवा हुआ, लोगों ने जो काम किया, उसके मौद्रिक मूल्य का मतलब उस सबको क्या करें, पैसा में बदल देंगे। उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे, अर्थात ये देश का कमाई हो गया। समझ में आ गया। तो यही हुआ हमारा राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो हमारा जो ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। तो हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास को हम समझने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग को 2 चीज़ देखना होगा। और अर्थव्यवस्था का विकास हम लोग को देखना है अगर, तो हम लोग को 2 तरह का चीज़ देखना होगा। एक आर्थिक विकास देखना होगा, दूसरा मौद्रिक विकास देखना होगा, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था के विकास को, हमको राष्ट्रीय आय समझ में आ गया, तो हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास को, इतिहास को क्या करते हैं, हम लोग समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास को आप समझिएगा, तो इसके लिए 2 चीज़ को समझना होगा, आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहला नंबर जो आर्थिक विकास है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए आर्थिक विकास किसको कहता है। तो आर्थिक विकास कहता है किसको, कि आर्थिक विकास का परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग तरह का देता है, ठीक है। अलग अलग अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का परिभाषा
अलग अलग देता है। तो जिसमें प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर के बीच का संबंध है। आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर के बीच का क्या है, संबंध है। ठीक है, आर्थिक विकास जो है श्रम शक्ति का मतलब हुआ मेहनत करने का जो क्षमता है, उसमें अगर किसी भी देश में ज़्यादा अगर मेहनत हो रहा है, श्रम शक्ति ज़्यादा बढ़ गया, श्रम शक्ति किसी भी देश में मेहनत कब ज़्यादा होगा बताइए, मेहनत कब ज़्यादा होगा किसी भी देश में, जब वह विकास करेगा। तो किसी भी देश में जब मेहनत बढ़ जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, आर्थिक विकास कहेंगे। प्रोफेसर रोस्टर के अनुसार आर्थिक विकास का मतलब श्रम शक्ति में वृद्धि के दर। ठीक है, जब कहीं भी देश में श्रम शक्ति बढ़ जाए, अर्थात श्रम मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये श्रम देखिए, ये श्रम का मतलब लाज होता है, ये श्रम का बात नहीं किया जाता। यहाँ पे कौन सा श्रम है, ये वाला श्रम, इसका मतलब होता है मेहनत। तो किसी भी देश में जब श्रम शक्ति यानी कि मेहनत का दर बढ़ जाता है तो इसको आर्थिक विकास, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, जब ज़्यादा श्रम शक्ति होगा अर्थात मेहनत ज़्यादा करेगा लोग तो वहाँ पर विकास, लोग मेहनत करेगा, श्रम करेगा तो कोनो काम करेगा ना, वह काम करेगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इसी को कहा है प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। उसके बाद कहता है प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के हिसाब से आर्थिक विकास की परिभाषा फिर अलग अलग है। क्या है देखिए, तो आर्थिक विकास का परिभाषा सब अलग अलग देता है। तो प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार हम लोग देख लिए, अब प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के अनुसार देखते हैं। तो प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन कहता है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नहीं समझ में आया? ये कह रहा है कि आर्थिक विकास क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा दीर्घकाल मतलब लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है, हाँ, वास्तविक राष्ट्रीय आय तो समझ रहे हैं, पूरा देश का कमाई, उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के अनुसार यह हुआ इसका मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा भारत का प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए कि आज़ादी के समय एक आदमी का कमाई 20 रुपया था। राष्ट्रीय आय का बात किया जाता है, एक आदमी की कमाई नहीं देखते हम, पूरा भारत का देखेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय आय की बात किया जाता है, पूरे भारत का इनकम हमारा मान लेते हैं कि 100 करोड़ था। कितना था? 100 करोड़ आज़ादी के समय, मान करके चल रहे हैं हम कि 100 करोड़ था। ठीक है, ये था। लेकिन आज हम लोग हैं 2024, इसका अब कितना है ये तो पूरा पता नहीं है, लेकिन इसका मान लीजिए कि अभी हो गया कितना, इसका हो गया मान लीजिए 10,000 करोड़। तो इसमें वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है, वृद्धि हुआ है, लेकिन क्या वृद्धि होने में क्या एक दिन लगा है? दीर्घकाल लगा, लंबा समय लग गया है। देखिए जो आज़ादी का समय 1947 से लेकर के आज 2024, एक लंबा समय लगा है, तब हमारे अर्थव्यवस्था का जो है राष्ट्रीय आय में हुआ, क्या हुआ है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ है। इसको हम लोग आर्थिक विकास, और ये आर्थिक विकास हुआ कि नहीं हुआ? एक समय था कि हमारा कितना था, हमारा राष्ट्रीय 100 करोड़, अभी कितना है, कितना है, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़। ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ये नहीं समझ लीजिएगा कि नहीं इतना है। ठीक है, यही हुआ क्या, प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास का परिभाषा, आर्थिक विकास क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसे के द्वारा दीर्घकाल में मतलब लंबा समय लंबा लगता है, लेकिन होता क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था का जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, रियल में जो राष्ट्रीय आय होता है सच्चा में, उसमें वृद्धि हो जाता है। वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन समय कितना लगेगा, दीर्घ मतलब क्या था, लंबा काल मतलब समय। तो जब किसी भी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि हो, तो ये प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के अनुसार कहना है कि यह क्या है, राष्ट्रीय क्या है, आर्थिक क्या है, विकास है। तो समझ में आ गया आर्थिक विकास जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में उसका राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग आर्थिक विकास। तो समझ में आ गया, कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर समझ गए, तब यहाँ पर देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में खूब आता है। हाँ, क्या आता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। देखिए, विकास और वृद्धि का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एक के समझते हैं ना, मतलब वृद्धि कर गए या विकास कर, हम लोग एक चीज समझते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में थोड़ा सा फिजिक्स अर्थशास्त्र में अंतर है दोनों शब्द में। हालांकि लोग दोनों शब्द का प्रयोग कर लेता है, लेकिन ये दोनों शब्द में अंतर है, अर्थशास्त्री सब अंतर बताता है। तो सवाल है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, जिसके विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट और वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या है, सामान्यतः लोग सब कोई अंतर नहीं समझता है। सामान्यतः लोग कोई भी अंतर क्या करता है,
नहीं समझता है, नहीं समझा जाता है। लेकिन दोनों शब्दों में ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के स्थान पर लोग प्रयोग कर लेता है। अगर किसी को देख रहा है कोई आगे बढ़ रहा है तो कहेगा वो तुम आर्थिक विकास कर गया है, गांव का लोग बोल देता है। तो या तो कहा किसी को मन हुआ आर्थिक वृद्धि कर गया है तुम, ऐसा कह देता है पैसा अगर बढ़ रहा है किसी के पास तो। लेकिन ये तो कर लिया जाता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इधर अब हाल फिलहाल में अर्थशास्त्री ने इस शब्द के बीच अंतर स्पष्ट करने लगा है। कौन सा शब्द? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। हालांकि दोनों शब्द में अंतर बहुत बड़ा नहीं है। लोग एक दूसरे की जगह पर इसका प्रयोग क्या कर लेता है, जैसे हम लोग सूर्य की जगह सूरज कर लेते हैं, ग्राम की जगह गांव कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ दोनों शब्द का प्रयोग एक दूसरे की जगह पर कर लिया जाता है, कोई अंतर लोग समझता नहीं है। लेकिन आजकल अर्थशास्त्री अब क्या कर रहा है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों शब्द में अंतर क्या करने लगा है, समझने लगा है। क्या समझने लगा है? तो देखिए, डॉक्टर ब्राइट के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। विकसित देश कौन सा है? जैसे अमेरिका, जैसे आपको क्या हो गया, अमेरिका क्या है? विकसित है। जापान क्या है? विकसित है। अगर ये विकसित देश ही और आगे बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे? अमेरिका विकास कर रहा है नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अमेरिका आर्थिक वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्थिक वृद्धि कर रहा है। जब कोई विकसित देश जो पहले ही से विकसित है, अमीर है, वह और अमीर हो गए तो उसके लिए हम लोग आर्थिक वृद्धि शब्द का, यानी कि वह क्या कर रहा है, वह ग्रोथ कर रहा है। डेवलपमेंट प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्रोथ कहेंगे, वह ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद श्रीमती उर्मिला हिक्स एक अर्थशास्त्री है, उनका कहना है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देश के लिए किया जाता है। वही बात मैं कह रहा है, विकसित देश के लिए हम लोग वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए करते हैं। विकासशील देश किसको कहते हैं? ऐसा देश जो विकसित नहीं है अभी। विकसित का मतलब वह देश जहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, हर सुविधा है, उसको विकसित देश कहेंगे। और अविकसित देश जहाँ पे बहुत सारे चीज़ का भी क्या है, रोड, बिजली, पानी सबका अभाव है, लोगों का जीवन बढ़िया नहीं, स्कूल कॉलेज अस्पताल बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पे उर्मिला हिक्स भी कह रहे हैं वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विकसित देश के लिए। और आर्थिक विकास शब्द का, उसके बाद विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विकासशील देश के लिए। विकासशील देश किसको कहेंगे? ऐसा देश जो न तो अविकसित है न तो विकसित है, बल्कि विकासशील है, अर्थात कि विकास के रास्ता पर है। अब कुछ दिन में वह क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। जैसे हमारा भारत अगर आगे बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि कर रहा है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्या कहेंगे? हमारा देश अभी आर्थिक विकास कर रहा है, क्योंकि हमारा देश विकसित नहीं है अभी, हमारा देश विकसित होने वाला है, हमारा देश विकासशील है। तो विकासशील देश अगर आगे बढ़े तो उसको हम लोग कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। और अगर पहले से जो विकसित है, जैसे आपको जापान है, अमेरिका है, वो अगर और बढ़े तो उसको क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि कर रहा है। बढ़ रहा है अमेरिका भी, बढ़ रहा है इंडिया भी, लेकिन इंडिया बढ़ेगा तो इसको कहेंगे आर्थिक विकास, क्योंकि ये विकासशील देश है। विकासशील देश के लिए आर्थिक अगर वो आगे बढ़े तो उसके लिए विकासशील पर, उसके लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक विकास का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगर विकसित देश आगे बढ़े तो उसके लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही अंतर है। समझ में आ गया क्या? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर समझ में आया? सामान्यतः इसमें कोई भी अंतर समझा नहीं जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में अर्थशास्त्री से इसमें अंतर कर रहा है। अगर विकसित देश और आगे बढ़े तो उसको आर्थिक वृद्धि शब्द है कि नहीं कहते हैं, अगर विकासशील देश आगे बढ़े तो आर्थिक विकास कहते हैं। समझ में आ गया होगा? 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ गए। चलिए, यहाँ पे परिभाषा ऐसे ही पूछ लिया 2 नंबर में कि उर्मिला हिक्स के अनुसार बताइए, हैं आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, इस तरह से पूछता है। चलिए, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास। सतत विकास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज्योग्राफी में भी आ जाता है। ठीक है, तो सतत का मतलब होता है लगातार। सतत जो शब्द है उसका मतलब क्या है? लगातार। विकास जो शब्द है उसका मतलब होता है आगे बढ़ना। विकास का मतलब क्या होता है? कोई अपना गांव में देखिए आगे बढ़ गया तो कहता है तुम विकास कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सतत विकास किसको कहेंगे? लगातार विकास। सतत विकास का मतलब, सतत मतलब क्या हुआ? लगातार। अब विकास का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट। जब कोई आदमी लगातार विकास करे, जैसे कि देखिए, अगर हम अभी विकास करना चाहे ना, या कोई आप विकास करना चाहे, अभी जितना आदमी विकास करना चाहे उसके पास ढेरी लोहा है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, वह तो खूब विकास कर लेगा, 10 तल्ला 20 तल्ला बना लेगा। लेकिन उससे क्या होगा? सब कोयला और पेट्रोल सब अभी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आने वाला पीढ़ी के लिए फिर क्या हो रहेगा? ये सब चीज समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा विकास करे। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास है जो कि आज विकास भी कीजिए और भविष्य को भी नजर में रखिए। और इससे क्या होगा? जब आज को विकास करते हो, भविष्य को नजर में रखिएगा, तो अंधाधुंध विकास नहीं होगा। अंधाधुंध विकास नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण भी खराब नहीं होगा। तो सतत विकास का मतलब विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता है बिना भावी पीढ़ी का मतलब क्या होता है? भावी पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी।
आने वाली पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, हैं, अर्थात वह विकास जो लगातार और टिकाऊ रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। सतत मतलब लगातार विकास, ऐसा विकास जिसमें हम लोग वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, हैं, लेकिन बिना भावी पीढ़ी का भावी पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी का जो क्षमता है वह कैसे विकास करेगा, उसका क्या योग्यता होगा, इससे समझौता करेंगे, वो भी कंपेयर करेंगे। समझौता करना होगा कि हम ही ना विकास करने से नहीं ना होगा, आने वाला पीढ़ी के लिए भी तो उसका योग्यता, उसका क्षमता क्या होगा, उसके लिए भी बच रहा है कि नहीं कुछ, हैं, उन सबको देख करके हम लोग करेंगे, ऐसे विकास को सतत विकास करेंगे। अर्थात यह विकास जो लगातार टिकाऊ रहेगा, सतत विकास टिकाऊ रहता है, अभी भी हो रहा है और आने वाला पीढ़ी में भी क्या होगा, 20 साल 50 साल बाद 100 साल बाद भी क्या रहेगा, पेट्रोल कोयला खनिज रहेगा। लेकिन सतत विकास नहीं करके अगर हम लोग अंधाधुंध विकास करते हैं तो हम लोग विकास तो कर जाएंगे, लेकिन आने वाला समय में फिर पीढ़ी के लिए कुछ भी धरती पे, क्योंकि पता है कोयला एक बार खत्म उपयोग होने के बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोल एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाएगा, डीजल एक बार उपयोग करने के बाद, क्योंकि जमाना में करनी संसाधन है, तो इससे आने वाले पीढ़ी के लिए क्या होगा, समस्या हो जाएगा। तो सतत विकास का मतलब वही हुआ जो अर्थात लगातार बना रहे। तो इस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिए। विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान की आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ी की जो क्षमता योग्यता से समझौता की पूरी की जाती है। अर्थात कहने का मतलब सीधा शब्द में वह विकास जो लगातार टिकाऊ रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे, क्योंकि सतत शब्द का मतलब होता है लगातार विकास। समझ में आ रहा है, ये हुआ सतत विकास। चलिए, अगर सतत विकास समझ गए तो हम लोग आगे आते हैं। अब है देखिए आपके सामने योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग किसे कहते हैं, योजना आयोग किसे कहते हैं, प्लानिंग कमीशन किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। तो देखिए हमारे देश में जो भी सरकार बनता है वो 5 साल का योजना लाता है। वह चुनाव में जीतने से पहले वो कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे 5 साल में अपना। तो कोई भी सरकार जब आता है तो वो तो हमारे देश में 5 साल का योजना बनाया जाता है, वित्तीय वर्ष होता है। और हमारे देश में हर 5 साल के लिए एक प्लानिंग बनाता है सरकार कि इस 5 साल में हमको बिहार में यहाँ रोड बनवा देना है, यहाँ पे पुल बनवा लेना है। तो ये कोई नहीं बनाता अचानक, इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन होता है। कहाँ कहाँ क्या बनाना है, कहाँ कहाँ पे रोड बनवाना है, कहाँ नहीं बनाना है, 5 साल में कितना काम करना है देश को, वह टारगेट पहले ही कर लेता है। उस टारगेट को करने के लिए एक कमीशन है, उसको योजना आयोग कहते हैं। मतलब कौन कौन योजना 5 साल में कितना काम करना है वो पहले ही टारगेट क्या होता है, कर लिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, तो सुनो, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन कहता है 5 वर्ष के विकास की योजना तैयार करना। 5 वर्ष के विकास की योजना तैयार करने वाले आयोग को क्या कहते हैं हम लोग, योजना आयोग कहते हैं। कि 5 साल में कौन कौन हम लोग को विकास करना है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, एक आयोग होता है। आयोग का मतलब बहुत सारे लोगों का समूह होता है। आयोग जब भी होगा तो वो लोगों का समूह होगा। तो 5 साल के विकास के लिए सरकार पहले ही योजना बना लेता है। तो इसको करने के लिए जो आयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। और इसका योजना आयोग का गठन भारत में, यहाँ से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, योजना आयोग का गठन भारत में 15 मार्च 1950 को किया गया था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद तब कहा कि देखो, जब भारत जैसे आज़ाद हुआ तो भारत को पूरा भिखमंगा बना के छोड़ दिया था अंग्रेज सब। तो कहा तब भारत को अब क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो जब भारत को विकास करना है तो इसके लिए अब 5 साल, एक के बार तो इतना पूरा भारत इतना तरह से जर्जर है, उसको तो सही नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा 5-5 साल का टारगेट फिक्स करो कि 5 साल में क्या सब करना है। तो क्या सब करना है इसके सोचने के लिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक आयोग होता है, संगठन होता है, उसी को हम लोग योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन कहते हैं। वो 5 साल क्या क्या करना है देश में इसके लिए तैयारी करता है। तो योजना आयोग का गठन भारत में कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष देश के पदेन, यहाँ क्या होगा, पदेन क्या होगा, पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन प्रधानमंत्री का मतलब हुआ जो पद पे प्रधानमंत्री बैठा रहेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। अभी पूछेगा, अभी आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि अभी बताइए भारत में योजना आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, क्या बताइएगा। जो प्रधानमंत्री होगा देश का, वही जो पद पे बैठा रहेगा वही होगा, ठीक है। तो अभी हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, क्योंकि अभी ये पद पे हैं, ठीक है। और यही होते हैं इसमें, ठीक है। और पूछेगा कि हमारे भारत का पहला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद कीजिए पहला प्रधानमंत्री कौन बना था। हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में भी हमारे कौन से अध्यक्ष हैं योजना आयोग के, बताइए, नरेंद्र मोदी है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को योजना आयोग, कि देश अपने विकास के लिए 5 साल के विकास के लिए एक टारगेट तैयार करने के लिए आयोग बनाता है, कमीशन बनाता है, उसको योजना आयोग
कहते हैं, और ये आयोग बना लेता है कि कहाँ 5 साल क्या काम करना है, और उसके आधार पर फिर काम करता है, अपना फंड जुटाता है, जो भी करता है। ये समझ में आ गया। चलिए, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन पढ़ेंगे। क्या कहते हैं आर्थिक नियोजन? आर्थिक का मतलब तो जानते हैं हम लोग रुपया पैसा, और नियोजन का मतलब होता है योजना। क्या होता है? योजना। ठीक है, तो योजना आप लोग भी काम करते हैं, आप लोग भी अपने गांव में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो कहाँ काम करते हैं? जहाँ जरूरत है वहाँ काम करते हैं। काम का जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ काम करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है? देखिए, तो आर्थिक नियोजन का राष्ट्र मतलब हमारा भारत क्या बहुत छोटा है? नहीं, बहुत बड़ा। हमारा भारत क्या है? बहुत बड़ा है। तो भारत तो बहुत बड़ा है, सरकार उसका एक केंद्र सरकार है, बहुत सारा राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार के पास पैसा है, वह किस राज्य को कहाँ किसको देगा? तो वह किसको देता है? तो राष्ट्र का प्राथमिकता के अनुसार देता है। प्राथमिकता मतलब जरूरत के हिसाब से। प्राथमिकता का शब्द का मतलब क्या होता है? जरूरत। तो देश के जरूरत के हिसाब से देश में जितना भी संसाधन है, जैसे आपको कोयला है, पेट्रोल है, जो भी चीज है, वही सब से विकास होता है। विकास कैसे होता है? कहीं पुल बनाना है, क्या लगेगा आपको? गिट्टी लगेगा, बालू लगेगा, छड़ लगेगा, वहाँ पे फिर डीजल पेट्रोल का भी उपयोग होगा, गाड़ी सब चलेगा उस सब में। तो वो सब का ये सब संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब संसाधन का प्रयोग से ही विकास होता है। विकास क्या बिना संसाधन के प्रयोग के विकास हो जाएगा? विकास बिना संसाधन के हो जाएगा क्या? बिना लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब के क्या बिना क्या विकास हो जाएगा? नहीं होगा। तो विकास करने के लिए हम लोग संसाधन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। संसाधन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? विकास के काम में करते हैं, विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं? कहीं मन कहीं कर देते हैं? नहीं करते हैं। जहाँ पे जरूरत है, राष्ट्र का प्राथमिकता यानी देश के जरूरत के अनुसार, देश के जरूरत के हिसाब से देश में जो भी संसाधन है उसका विकासात्मक क्रिया यानी विकास के काम में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। नहीं समझ में आया? देश की जरूरत के हिसाब, राष्ट्र मतलब देश की प्राथमिकता में जरूरत के अनुसार देश में जो भी संसाधन है, जो भी चीज हमारे देश में, उसको विकास के काम में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आर्थिक नियोजन समझ गए। तो हमारे देश में जो विकास हो रहा है, हमारे देश में, भारत में आर्थिक विकास हो रहा है कि आर्थिक वृद्धि हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है क्योंकि हमारा देश विकासशील है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जरूरी चीज है, स्टार पॉइंट है, ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय यानी वैल्यू, श्रेय किसको दिया जाता है? हाँ, किसके कारण हुआ आर्थिक विकास? तो आर्थिक नियोजन के कारण हुआ। अगर आर्थिक नियोजन नहीं होता तो कहीं से कहीं जहां मन तहां होता ये, लेकिन आर्थिक नियोजन जो है इसके तहत देश में जहां जरूरत होता है वहां पे काम किया जाता है। तो भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है, इसका श्रेय यानी कि इसका नाम किसको जाता है? आर्थिक नियोजन को। आर्थिक नियोजन के कारण ही हमारे देश में आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक नियोजन क्या है? देश का प्राथमिकता के हिसाब से यानी जरूरत के हिसाब से देश में जितना भी संसाधन है उसका बहुत सारे विकास वाला काम में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो आर्थिक नियोजन हो गया। और उसके बाद योजना आयोग में कितना साल का योजना आयोग जो होता है, कितना साल का योजना बनाता है? 5 साल का। इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश के पदेन प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा अब क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से भारत में नियोजन। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। और 5 साल का योजना बनाता था। तो 50 में हुआ था पहला पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल में क्या करना? पहला पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 से 1956 तक, अर्थात ये टारगेट दिया गया कि इतना में इतना क्या करना है। दूसरी पंचवर्षीय 56 से 61, 60वीं, एक दूसरे लगातार हमको लिखना संभव नहीं है, इसीलिए उसके बाद 7वीं कब से? 1985 से 1990। उसके बाद 10वां 2002 से 2007 तक था। 11वां 2007 से 2012 तक था। और अभी जो चल रहा है 2022 से 2027 तक 14वीं पंचवर्षीय योजना। अभी परीक्षा में आएगा, कभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है बताइए? अभी 14वीं पंचवर्षीय योजना ही चल रहा है हमारे देश में। समझ में आ रहा है? 14वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2022 से 2027, अभी 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। समझ में आया? यहाँ पे पूछता है कि अभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है? 14वीं। या पूछेगा 2007 से 2012 तक कौन सा पंचवर्षीय योजना था? 11वीं। इस तरह से सवाल परीक्षा में आता है। तो ये सब देखिए पंचवर्षीय योजना है, और हर पंचवर्षीय योजना में टारगेट किया गया कि आपकी यहाँ पे पुल बना देना है, यहाँ पे रोड बना देना है, 5 साल का टारगेट, और उसके तहत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों की? नहीं समझ में आया? ये बात समझ गए? चलिए, इसको समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो हमारे देश में अब राष्ट्रीय विकास परिषद, अब एक देखो राष्ट्रीय, हम लोग देश में विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद भी बना है। क्या बना है?
राष्ट्रीय विकास परिषद भी बना है जिसका था, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। यह योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है। इसके अध्यक्ष राज्य के पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है केंद्र सरकार, क्या है, अब बहुत सारा भारत में क्या है, राज्य है इसके चारों ओर, ठीक है। पैसा कौन देता है सबको, केंद्र सरकार देता है। तो कहाँ पे देना है, किस राज्य में कितना पैसा देना है, किस राज्य में पुल नहीं है, कहाँ रोड नहीं है, ये इसको क्या पता केंद्र सरकार को, ठीक है। अब इधर का मुख्यमंत्री मांग रहा है इतना, इधर पंजाब वाला अलग मांग रहा है, बिहार वाला अलग मांग रहा है। अब केंद्र सरकार में राज्य सरकार में दोनों में तालमेल रहबे नहीं करेगा तो होगा विकास, नहीं होगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। क्या बनाया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। और इसको कब बनाया गया, 6 अगस्त 1952 को। यह क्या करता है, योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच क्या करता है, योजना आयोग कौन है, पूरा केंद्र में बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कहने का मतलब ये क्या करता है, ये योजना आयोग कहने का मतलब प्रधानमंत्री है ना इसका अध्यक्ष, हाँ, प्रधानमंत्री और राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री, यानी कहने मतलब केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बैठे रहता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच तालमेल बैठाया रहता है। और कहाँ पे कौन सा काम करना है और कहाँ से कितना पैसा कहाँ पे जाना चाहिए, ये चीज काम करता है ये राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यह योजना आयोग और सरकार तथा राज्य सरकार के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है। इसके अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और हर मुख्यमंत्री अपना यहाँ पर जाएगा योजना आयोग से क्या करता है, मांगता है कि मेरे बिहार में ये चाहिए, वो केरल वाला कहता है हमारे में ये चाहिए है, और वो समझ रहा है ना। तो इस तरह से योजना यही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल बैठाने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 6 अगस्त 1952 को हुआ। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, तो ये जो है क्या करता है, योजना आयोग यानी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री के बीच तालमेल बना के रखता है कि यहाँ पे जब ये चीज़ बनना चाहिए तो पैसा नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करेगा, योजना आयोग को, प्रधानमंत्री को कहेगा, फिर वह पैसा देगा, तो इस तरह से विकास होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारे भारत में 3 तरह का सरकार है, पता है कि नहीं आप लोग को। 3 तरह का सरकार है, सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। तो वह क्या करेगा, यही जो है ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या करेगा, ये राज्य स्तर पर होता है। और ये क्या करेगा, योजना आयोग से यानी प्रधानमंत्री से पैसा लेकर के क्या देगा, राज्य को। फिर राज्य अपना स्थानीय सरकार को, मुखिया में जो भी है मेयर प्रमुख सब देता है, वो आसपास में अपना विकास करता है। समझ में आ गया ये बात, कब हुआ इसका गठन। तो ये हुआ कुल मिलाकर के आपको क्या, अभी तक हम लोग क्या देखा कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इतिहास को हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास को अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमको 2 चीज़ पढ़ना पड़ा। क्या सब पढ़ना पड़ा, एक तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ा, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ा यहाँ पे आर्थिक विकास, और दूसरा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में हम लोग देखें आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास का परिभाषा अलग अलग तरह से दिया गया है। अगर किसी देश में दीर्घकाल में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है, बहुत सारे अर्थशास्त्री के साथ। उसके बाद सतत विकास देखे, योजना आयोग भी देख लिया और आर्थिक नियोजन भी देख लिए। इसके बाद पंचवर्षीय योजना भी देखे, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद देखे। तो हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए 2 चीज़ को समझना था, जिसमें हम लोग क्या करें कि आर्थिक विकास को हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। आर्थिक विकास पढ़ लिया, आर्थिक विकास से संबंधित जो भी योजना आयोग था, आर्थिक नियोजन, ये सब को हम लोग देख लिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को दूसरा क्या जरूरी था अर्थव्यवस्था विकास को जानने के लिए, मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास जानना जरूरी है। मुद्रा का मतलब, मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है रुपया, पैसा। क्या होता है, रुपया, ठीक है। हर देश का मुद्रा का अपना अपना नाम होता है। तो यहाँ पे देखिए मौद्रिक विकास अगर हम लोग पढ़े तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग वस्तु विनिमय से शुरू करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय को कहते हैं जब पैसा का, मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। जब पैसा का खोज नहीं हुआ तो उस समय लोग लेन देन करता होगा कि नहीं करता होगा, बोलिए। कोई भी लोग अकेले सब कुछ तो अपने यहाँ पैदा नहीं करता होगा। अब कोई आदमी चावल, गेहूं, कपड़ा लत्ता हर कुछ तो अपने यहाँ नहीं ना बनाता होगा, किसी न किसी के यहाँ से लाता होगा। तो लाता होगा तो वह कैसे लाता होगा, जब पैसा ही नहीं था। तो उस समय कैसे होता था, पैंचा होता है ना गाँव में, जैसे हम लोग के दाल के बदले चावल नमक हो जाता है ना, तो वैसे ही होता था। तो उसको वस्तु विनिमय पर, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। विनिमय शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, लेन देन। वस्तु का मतलब वस्तु के द्वारा लेन देन होगा। प्रणाली मतलब तरीका, लेन देन का। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब हुआ वस्तु का लेन देन का तरीका। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, पैसा का खोज, रुपया का खोज नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन
लेन देन कर अपना जरूरत को क्या करता था, पूरा करता था। अर्थव्यवस्था की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हमको चावल की जरूरत है तो हम तुमको चावल दे दिए, तुमको आटा की जरूरत है तो तुमसे आटा ले लिए, ये सबसे पहले चलता था। इसमें कठिनाई होगा कि नहीं होगा, बहुत कठिनाई होगा। मान लो है देखो क्या है कि हमको चाहिए तुमसे क्या, चावल की जरूरत है, हमको चावल की जरूरत है, ठीक है, तो हमको चावल की जरूरत है और मेरे पास आटा है, और किसी के पास मान लो चावल है लेकिन उसको आटा की जरूरत नहीं है, उसको घी की जरूरत है, टेंशन हो गया, जरूरत है, मेल नहीं खाता था, इससे समस्या हो जाता था वहाँ पर। तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें सामान्य से सामान का बदला क्या होता था। उसके बाद थोड़ा सा और विकास हुआ, ये सबसे निचला अवस्था, सबसे शुरुआती अवस्था है लेन देन का। अर्थव्यवस्था का सबसे शुरुआती यही है, देखिए मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा, सबसे शुरुआती। उसके बाद फिर पैसा का खोज हुआ, क्या हो गया, मौद्रिक प्रणाली आया, अर्थात पैसा का खोज हो गया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह कठिनाई हो गया था, बहुत सारा कठिनाई क्या हो गया था पता है ना, जरूरत मेल नहीं खाता था, रेट में भी दिक्कत। अब एक आदमी को मान लीजिए एक गाय के बदले काय को बकरी देना, इस बात में झगड़ा हो जाता था। एगो गाय देंगे काय को बकरी कहता था हम 6 गो लेंगे, कहता 7 गो। लेकिन आज के रेट में टेंशन नहीं है, पैसा है तो पैसा से बेच गाय का रेट लगा दो, उतना बकरी का रेट लगा दो, उससे पैसा से सब कुछ का आसान हो जाता है ये सब करना। और उस समय समस्या ये भी था वो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कि कोई आदमी ऐसा सामान उत्पादन करता था जो कि कुछ दिन में खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी सब्जी का खेती करता था, सब्जी भविष्य के लिए रख तो नहीं सकता है, तो उस समय सब्जी रखेगा नहीं, उसे भी सड़ जाएगा, तो उस समय दिक्कत है। लेकिन पैसा आ जाने से क्या हो, सब्जी को बेच करके हम पैसा रख सकते हैं, पैसा से फिर समय पर जो भी खरीदना हो खरीद सकते हैं। तो बहुत सारा कठिनाई होता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कठिनाई हो रहा था उसको दूर करने के लिए विनिमय मतलब लेन देन, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन का काम अब मुद्रा मतलब पैसा का प्रयोग करने लगा, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो पहले लेन देन का प्रयोग हम लोग वस्तु से वस्तु को करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा उसमें कठिनाई आ गया था बहुत सारा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे क्या किए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग लेन देन में के काम में किसका प्रयोग करने लगे, हम लोग मुद्रा का प्रयोग करने लगे। ठीक है, किसका काम करने लगे, मुद्रा का प्रयोग करने लगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। जब हम लेंगे कुछ भी तो आपको देंगे, लेंगे आपसे कुछ हो तो क्या देंगे, पैसा, और कुछ देंगे आपको तो फिर लेंगे क्या, पैसा। अर्थात कुछ ले या दे, बीच में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यानी मुद्रा आ जाएगा बीच में। मुद्रा का मतलब क्या होता है, रुपया, पैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो देखिए ये आ गया। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इतिहास देखिए, हम लोग किस अर्थव्यवस्था का विकास समझ रहे हैं, और इसमें देखिए सबसे पहले किस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली था और कितना कठिनाई। उसके बाद आया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली में भी कठिनाई आया। क्या कठिनाई आया, सिक्का उक्का चलता था पहले, या सिक्का चलता था, या मान लीजिए किसी के पास 50 लाख रुपया हो गया, अब वो कैसे रखेगा घर में, दिक्कत हो, कहीं लेके जाना है, कैसे लेके जाएगा, इतना सिक्का हो जाता था, सोना चांदी का सिक्का चलता था पहले। उसके बाद नोटे है मान लीजिए, तो नोटों तो ढेरी हो गया, कैसे उसको कहाँ घर में रखेगा, नट कट फट जाएगा नोट। अगर वो पैसा बचा के रखेगा तो वो तो गल जाएगा, सड़ जाता है, पैसा तो कागज को होता है, खराब होता है, उसमें भी टेंशन हो गया। फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली में लोग को टेंशन हुआ, तब और विकास हुआ हमारे अर्थव्यवस्था का। और इसके बाद आया बैंकिंग प्रणाली। क्या आया, अब बैंकिंग प्रणाली आया, तो इसमें बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ कि अधिक मात्रा में मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। इस कारण बैंक के माध्यम से विनिमय का कार्य होने लगा, जिसे बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अब किसी आदमी को मान लिया कि यहाँ से जाना है दूसरे जगह पे, 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया लेके जाना है, इतना सामान लेके जाना, इतना 10-20 लाख रुपया ले जाने में सबको डर लगता है, कोई भी छीना चोरी कुछ भी हो सकता है, बारिश उरिश बहुत सारा बात हो सकता है, तो इसमें दिक्कत हो रहा था लोग सबको ले जाने में। तब इसके लिए बैंकिंग प्रणाली आया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि लोग जितना भी पैसा हो वह क्या करेगा, एक जगह बैंक में जमा कर देता था, दूसरे जगह जाकर के आराम से चुपचाप बैंक से क्या करता था, निकाल लेगा। कहीं चोरी उरी होने का डर न पहले, नहीं तो आता था लोग सब लेकर के, जो भी जाता था ना बाहर, दिल्ली पंजाब ये सब बाहर में लेकर था, पता चलता पॉकेट मार से पॉकेटे मार लेता था, पूरा पैसा चोरी उरी हो जाता था। और उसको मान लीजिए किसी को रखना है पैसा भविष्य के लिए, बेटी का शादी करने के लिए, उसका बेटी छोटे है अभी से जमा करके रखेगा, घर में रखेगा तो पैसा चोरी हो जाएगा। या तो घर में मान लीजिए बेटी का शादी कहना होगा 20-21 साल, 18-19 साल में होगा, 18-19 साल तक में वो 5-10 साल में मुँह काट देगा, चूहा क्या करेगा, उस पैसा को काट देगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो गया था, परेशानी हो गया था। तो इसलिए बैंक में अब हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, फिर बैंक जरूरत होता तो हम लोग बैंक से ले, तो बैंकिंग प्रणाली देख लिए। क्या अर्थव्यवस्था का विकास अब समझ में आ रहा है आप लोगों को नहीं, अब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा। देखिए पहले तो वस्तु फिर पैसा आया थोड़ा सा, अब देखिए और हौला हो गया, और अब देखिए अभी और हौला हो रहा है। अभी देखिएगा और हौला
ये बहुत आसान अभी अर्थ, ये सब क्या हो रहा है, ये आसान हो रहा है हम लोग को, तो इसका मतलब हमारा अर्थव्यवस्था क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आया कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या आया, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, कहता है एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूर स्थित व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे के ट्रांसफर करने को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली भी क्या होता है, बैंके में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक आदमी है कोई, ठीक है, एक संकेत के माध्यम से उसमें उस आदमी का जो होता है संकेत, यानी खाता या पासबुक में क्या होता है, कुछ नंबर होता है, जिसके माध्यम से वह अपना अपना बैंक में पैसा है, उस पैसा को दूर किसी दूसरा आदमी को भेजना है, वो भी चला जाता है कि आजकल नहीं चला जा रहा है। ठीक है, पहले तो बैंक, देखिए बैंकिंग प्रणाली में पैसा हम लोग सिर्फ बैंक, कोर बैंकिंग और बैंकिंग में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। बैंकिंग प्रणाली में सिर्फ आप पैसा बैंक को भेजता था, हम लोग को जाकर के कहाँ बैंक से निकालना पड़ता था। लेकिन कोर बैंकिंग प्रणाली में क्या हुआ है कि अब हम किसी भी आदमी को पैसा क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से उसका ट्रांसफर कर देंगे, उसका खाता में चला जाएगा। हम भी करने लगे, पहले ये सब काम बैंके वाला करता था, लेकिन अब हम लोग मोबाइल में करता है ना, कोर बैंकिंग प्रणाली आया है। पहले बैंके वाला ना करता था सब कुछ, लेकिन आज हम लोग खुद बैठे बैठे क्या करते हैं, अपना अकाउंट का पैसा किसी के अकाउंट में हम भेज सकते हैं ना। अभी आया ना गूगल पे, फोन पे, ये सब आ गया है। ठीक है, तो ये कोर बैंकिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या आया, और देखिए विकास हुआ। अब और विकास आया, डेबिट कार्ड आया। अब डेबिट कार्ड क्या है, तो बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिस पर कुछ अंकित सूक्ष्म संकेत, मतलब पासवर्ड, कुछ पासवर्ड होता है लिखा हुआ, सूक्ष्म संकेत मतलब छोटा कुछ पासवर्ड होता है। इसके आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से बैंक में जमा राशि का उपयोग करना या पैसे निकालने की सुविधा को डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड नहीं समझ में आया, आपके पास जितना भी पैसा है, आपके पास अकाउंट में बहुत पैसा है, ठीक है, अब कहीं कोई भी सामान खरीद लीजिए, ठीक है, और आप कहाँ जाइए, बैंक जाइएगा पैसा निकाल के देने के लिए उसको नहीं, तो उसके लिए बैंक क्या करता है, आप डेबिट कार्ड देता है। डेबिट कार्ड, आप बैंक में आपका पैसा है तो आप डेबिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए, वो आपको डेबिट कार्ड देगा। डेबिट कार्ड में कुछ पासवर्ड रहता है, वो आपको याद रहेगा, और आप जाइए कहीं भी किसी भी समय सामान ले लीजिए, हाँ, और उसके बाद वह क्या कीजिए, दुकानदार को डेबिट कार्ड से वह क्या करेगा, पैसा निकाल सकता है, हाँ, वो पैसा निकाल लेगा। वो लेकिन सवाल है कि आपके बैंक में पैसा होना चाहिए, तब उस पासवर्ड के हिसाब से वो क्या करेगा, निर्धारित जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के केंद्र से, हाँ, बैंक में जितना भी आपका पैसा जमा है उसमें से आप उपयोग कर सकते हैं या पैसा को निकाल सकते हैं, इसको डेबिट कार्ड कहते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में आपको पैसा होना चाहिए खाता में, तब ही आप कहीं कोई भी चीज़ से खरीद बिक्री कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भी बैंक देता है आपको, प्लास्टिक के वो कार्डे देता है एटीएम की तरह, उस पर भी कोड पासवर्ड लिखा रहता है, लेकिन उसमें आपका बैंक में खाता नहीं भी रहेगा तो यो आप कुछ खरीद सकते। बैंक में खाता बोलते हैं, बैंक में पैसा आपका नहीं भी है तब भी आप कुछ खरीद सकते हैं। तो वह बैंक क्रेडिट कार्ड आपको कैसे देता है, क्रेडिट कार्ड सबको देता भी नहीं है। बैंक क्रेडिट कार्ड आपको दे देगा, आप उसका ढेरी सब सामान खरीद लीजिएगा, आपने चुकाने की क्षमता नहीं रहेगा तो आप कहाँ से बैंक पकड़ने जाएगा किसी को। तो बैंक क्रेडिट कार्ड देने से पहले उसको जांच करता है, मैनेजर आएगा, जांच करता है बैंक कि नहीं आपके पास, हाँ, 10 लाख का ज़मीन है, 10 लाख का आपके पास कोनो सामान है आपके घर पे, तो इस तरह से अगर आपका औकात है 50 लाख का, तो आपको 10 लाख या 20 लाख का जो मन होता है वो क्रेडिट कार्ड आपको देता है। पैसा आपका खाता में नहीं रहेगा, लेकिन आप उसका क्या कीजिएगा, इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड बना के आपको दे देगा उतना का, आप उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है, और फिर जब आपको होगा वो में जमा कर दीजिए। और नहीं कीजिएगा तो फिर आपका तो देखिए कि गया है सब कुछ। क्रेडिट कार्ड बनाते समय सब प्रॉपर्टी कागज तो लेबे किया है, वसूल लेगा। तो क्रेडिट कार्ड में यह फायदा है कि आपका अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो क्रेडिट कार्ड बढ़िया लोग सबका होता है, आजकल तो सबको दे रहा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब है पैसा नहीं भी रहेगा अकाउंट में तो आप, लेकिन डेबिट कार्ड का मतलब भी वही है, वैसे ही वो का एगो प्लास्टिक कार्ड था, उसमें भी पासवर्ड होता है, लेकिन उसमें है कि बैंक में पैसा होना चाहिए, बैंक में जमा राशि का आपका पैसा होना चाहिए उसमें। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपका बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन आपका क्रेडिट है बैंक के सामने में, आपका लेन देन बढ़िया है, बैंक से लेन देन बढ़िया कर रहा है, आपके पास पूंजी है पहले से, तो उसके आधार से आपको क्रेडिट कुछ राशि तय कर देगा, 10 लाख 20 लाख इतना तक का आप क्या कर सकते हैं, काम वहाँ पे कर सकते हैं, फिर आपको उसमें जमा कर देंगे। तो क्रेडिट कार्ड में बैंक के द्वारा एक प्लास्टिक का कार्ड दिया गया, जिसके आधार पर उसमें क्या होता है, धारक, उसके धारक मतलब जो कार्ड को रखता है उसको धारक कहते हैं। जो अगर हम मान लीजिए SBI का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है तो हम उसका धारक है, धर रहे हैं उसका, है कि नहीं, के द्वारा पैसे या वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, हम पैसा ले सकते हैं या कोई वस्तु भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो इसको हम लोग क्रेडिट कार्ड कहेंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आया? हाँ, तो देख लीजिए, हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास में हम लोग क्या करें, अर्थव्यवस्था विकास को समझने के लिए हम लोग दो चीज़ को समझे। कितना चीज़ को समझे? दो चीज़ को समझे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, आर्थिक विकास समझे। आर्थिक विकास समझे, आर्थिक विकास क्या है? अगर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग क्या आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर समझे। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर है कि अगर कोई विकसित देश और विकसित हो जाए तो उसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे, और कोई विकासशील देश अगर आए और आगे बढ़ जाए तो उसको हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे। उसको समझने के बाद हम लोग क्या किए, उस चीज़ को हम लोग समझ गए। उसको समझने के बाद हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग योजना आयोग के बारे में पढ़े। योजना आयोग के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उसके हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़े, उसका गठन हम लोग पढ़े, ठीक है। उसके पदेन से मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद योजना आयोग, उसके बाद हम लोग कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े। उसके बाद मौद्रिक विकास में आते हैं। जब मौद्रिक विकास को लोग देखते हैं तो सबसे पहले लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। ये पुराने जमाने में होता था, ठीक है, जब पैसा का खोज नहीं हुआ था, उसमें बहुत परेशानी। उसके लिए फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया। मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया, उसके बाद फिर इसमें भी टेंशन होने लगा। ढेर पैसा लेकर लोग, कैसे पंजाब में कोई मान लीजिए पंजाब से किसी को, कोई पंजाब से, कोई मान लीजिए बिहार से पंजाब जाना चाहता है, वहीं पर रहना चाहता है, यहाँ पे वो अपना प्रॉपर्टी पर बेचा 2 करोड़ का हुआ, 2 करोड़ रुपया वो कैसे लेकर के जाएगा बताइए? रास्ता में लूट जाएगा, छीन जाएगा। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली में भी पैसा ले जाने में भी दिक्कत है, इसलिए बैंकिंग प्रणाली आया। बैंकिंग प्रणाली समझ गए क्या है? उसके बाद कोर बैंकिंग प्रणाली में पैसा आप यहाँ बैंक में जमा करके बैंक में निकाल सकते हैं, लेकिन कोर बैंकिंग प्रणाली आप किसी को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? पैसा जितना जमा है वो आपको वो कार्ड देगा, वो कहीं भी जाइए पैसा लीजिए, ऐसे घुसा दीजिए, उस तरह से आप क्या हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड एक बैंक देता है, जिसका पैसा नहीं है फिर भी आपको क्रेडिट कर देता है बैंक, इतना आप खरीद सकते हैं कहीं भी। ये क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड समझ गए तो यहाँ पे एक चीज हम लोग और समझ लेना चाहिए, एटीएम। एटीएम क्या है? ये बहुत बार परीक्षा में आता है। तो देखिए, एटीएम भी हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे अब पढ़ लेना चाहिए। देखिए, एटीएम, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन। ये भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसमें कुछ कोड होता है, कुछ सूक्ष्म पासवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, और उस पर जो पासवर्ड है उसको डालने के बाद हम लोग जो पैसा होता है क्या करते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी समय। तो वह एटीएम होता है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है और इसको हम लोग एटीएम मशीन में डाल करके पैसा कहीं भी कभी भी क्या करते हैं, 24 घंटा निकाल सकते हैं। तो ये एटीएम हो गया। इसके बाद आपको आ रहा है, अब हम लोग पढ़ते हैं तो आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं, ये हमको बताइए। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जो 77-78 साल हो चुका है कि आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। सबसे पहले हम लोग सामान्य से सामान बदल के गांव में काम चलाते थे, फिर पैसा वाला आया, फिर देखिए उसके बाद बैंक आया, फिर कोर बैंकिंग आया, डेबिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड आ गया, और आज मोबाइल बैंकिंग आ गया है। और अभी मोबाइल बैंकिंग है। कोर बैंकिंग जो है, मोबाइल बैंकिंग कोर बैंकिंग का भी है कि क्या अब हम बैंक के पास नहीं जाएंगे, हमारा खाता बैंक में है लेकिन हम बैंक के पास जाएंगे नहीं, हम किसी को मोबाइल में पैसा भेज देते हैं, कोई हमको भेज देता है। तो देख लीजिए ये क्या होगा, मोबाइल बैंकिंग आ गया है। मतलब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है कितना। अब हम लोग क्या करते हैं, पैसा ले जाने का झंझट भी नहीं, मार्केट अब पैसों नहीं ले जाता है ज़्यादा लोग, सब कुछ मोबाइले से हो रहा है। तो बैंक अब हमारा मोबाइल में ही हो गया है, ठीक है। इसको मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है कि नहीं रहा, ये बताइए। हो रहा है। तो हुआ है तो इसको नापिएगा ना। दुनिया में सब चीज़ को तो नहीं नापा गया, लेकिन बहुत सारे चीज़ को नापा जाता है। तो जब बहुत सारे चीज़ को आप माप सकते हैं तो आर्थिक विकास को भी तो मापिएगा। नाप के आप हमको कह रहे हैं आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं, देश जब से आज़ाद हुआ तब से आज तक आर्थिक विकास हुआ कि नहीं, हम नहीं मानते हैं हुआ कि नहीं हुआ। इसको नाप के दिखाना है, ठीक है। तो नाप के दिखाने के लिए कुछ ना कुछ सूचकांक होगा, कुछ सूचक के द्वारा नापिएगा। तो चलिए हम लोग आर्थिक विकास हमारे देश में हुआ है कि नहीं हुआ है, आर्थिक विकास, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय तो हम लोग पढ़ लिए हैं। राष्ट्रीय आय से पहले हम लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए कि किसी भी देश में एक वर्ष में जितना भी वस्तु और सेवा उत्पादित होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए, तो हम लोग किसी भी देश में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हम लोग नापेंगे। तो कैसे नापेंगे? कोई है कि कोई आदमी मोटाया है कि नहीं मोटाया है, तो आप क्या कीजिए, उसको नापिएगा ना इस तरह से। बढ़ गया है थोड़ा सा तो हाँ ठीक है, वो विकास किया है। तो हम लोग भी राष्ट्र का किसी भी देश में आर्थिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, कैसे पता करेंगे, किस सूचकांक का? तो उसमें सूचकांक किसे सूचना मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय को देखेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है पता है आप लोग को? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो रहा होगा वह क्या होगा, विकसित हो रहा है कि नहीं है। जिस देश का राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश का कमाई, क्योंकि एक वर्ष में जिस देश में जितना भी सब कुछ वस्तु और सेवा होता है उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो सबसे पहला सूचकांक राष्ट्रीय आय के विकास को देखने के लिए सबसे पहला सूचकांक आर्थिक विकास के
माप को देखने के लिए सबसे पहला सूचकांक क्या है? राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह विकसित होगा, है, तथा जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकसित कहते हैं। तो इससे पता चल जाएगा राष्ट्रीय आय। देखिए किसी भी देश का 25 साल पहले क्या था, आज क्या है, हाँ आज बढ़ा है, तो ठीक है तुम्हारा विकास हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। राष्ट्रीय आय पहला चीज है जो देखते हैं। अब यहाँ पर आता है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में नेशनल इनकम कहते हैं, NI, इसका शॉर्टकट में कहते हैं NI, मतलब नेशनल इनकम। अब दूसरा जो चीज है जो राष्ट्रीय आय को हम लोग जिससे नापते हैं वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? आप कहिएगा प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति मतलब होता है हर एक व्यक्ति, मतलब आदमी, आय मतलब कमाई, हर आदमी का कमाई। हमारा देश का कमाई है जितना, उसमें हम सब का तो भागीदारी है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आय जब निकाले थे तो एक देश के सीमा के अंदर जितना भी लोग है, वो जितना भी चीज बना रहा है, जितना भी सेवा दे रहा है, उसके मौद्रिक मूल्य को कह रहे थे। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रीय आय में सबका कमाई ना है, सबका ना कमाई शामिल है, क्योंकि एक देश के सीमा के अंदर है ना हम लोग, और जितना भी एक साल में किए वो हमरो पैसा जोड़ा गया, सबका जोड़ा गया। अब प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं? तो वही राष्ट्रीय आय में, अब वो राष्ट्रीय आय है, अब उसको निकालना है प्रति व्यक्ति आय। कैसे निकालिएगा? पूरे देश का जितना भी कमाई है उसमें देश का जनसंख्या से भाग दे दीजिए, जितना है आ जाएगा हर आदमी कमाई। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में देश का कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति। अर्थात कहने का मतलब राष्ट्रीय आय बराबर, अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर होता है, अर्थात राष्ट्रीय नहीं प्रति व्यक्ति आय, अर्थात प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय। देखिए नाम से पता चलता है प्रति व्यक्ति यानी हर आदमी का इनकम। कैसे निकालेंगे बताइए? कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? तो आप ही लोग ढेरी आदमी कमाए या सब पैसा मिल गया, तो उसको कैसे करके फिर अलग अलग कीजिए, सबका भाग दे दीजिएगा सब आदमी को, जितना आदमी है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय को हम लोग कहते हैं PCI, पेयर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है PCI, पेयर कैपिटा इनकम। तो कैसे निकालेंगे? तो राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश का कमाई, पूरे देश का कमाया, देश का कुल जनसंख्या, देश में जितना आदमी है भाग दे दीजिए, भागफल जो आएगा वो क्या आएगा? वो हर आदमी का कमाया जाएगा, क्योंकि सबका इसमें कमाई है, तो निकालना है एक आदमी का। तो कैसे निकालना है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर देश का सब कमाया बटे देश में जितना भी जनसंख्या है उतना क्या कीजिए? भाग को दे दीजिए, आ जाएगा। जो भागफल आएगा वो क्या होगा? प्रति हर आदमी कमाई हो गया। तो दूसरा है कि जिस बोलिए अब विकसित देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा कि अविकसित देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? विकसित देश का। तो प्रति व्यक्ति आय भी वह मापदंड है, वह सूचकांक है जिसके आधार पर हम किसी देश का पता कर सकते हैं कि वह विकसित है कि अविकसित है। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश विकसित होगा कि अविकसित होगा? और जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होगा वह क्या होगा? अविकसित होगा। भारत का प्रति व्यक्ति आय अधिक है कि कम है? मीडियम है, मीडियम है कि नहीं? भूटान बांग्लादेश से ज्यादा है, अमेरिका और से क्या है? कम है, इसलिए विकासशील है अभी। तो प्रति व्यक्ति आय भी वह चीज है जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि विकास को क्या कर सकते हैं? बोलिए, विकास को क्या कर सकते हैं हम लोग? माप सकते हैं। तो आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं, कहीं उसको नापने का सूचकांक पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला नंबर राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगा तो विकसित, कम होगा तो अविकसित। और दूसरा क्या पढ़े हम लोग? दूसरा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है समझ में आ गया? देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से, देश की राष्ट्रीय आय में देश का जो राष्ट्रीय आय अर्थात पूरा कमाई है, देश का पूरा कमाई में देश का टोटल जनसंख्या को भाग दीजिए, जो भागफल आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रति व्यक्ति आय हर आदमी। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा अर्थात हर घर का कमाई, हर आदमी का कमाई अधिक होगा, तो वैसे भी वह देश क्या होगा? अधिक होगा। और प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा? अधिक होगा, और वह देश विकसित होगा। तो समझ रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय विकास को हम लोग मापदंड करने का दो सूचकांक में राष्ट्रीय आय समझ गए, प्रति व्यक्ति आय भी समझ गए। प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो क्या होगा? देश क्या होगा? विकसित होगा। तो देखिए हम लोग कहता है कि हम देश को अकेले हम कैसे विकास करवा सकते, हम कैसे करेंगे? तो आप अपना प्रति व्यक्ति आय बढ़ाइए, क्योंकि आपका प्रति व्यक्ति आय, आपका देखिए राष्ट्रीय आय जो है ना, देश का विकास को नापा जाता है कैसे? राष्ट्रीय आय से या तो प्रति व्यक्ति आय से। तो आप जब कमा रहे हैं तो आप किसी ने देश के सीमा के अंदर है ना कमा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, एक मतलब मान रहे हैं, तो ये तो आपका देश का सीमा के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका राष्ट्रीय आय में जोड़ाएगा ना। राष्ट्रीय आय में जोड़ाएगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो देश विकसित होगा कि नहीं होगा? तो आपको अपना आप सुधारिए, ठीक है? हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, अपना कमाइए, ठीक है? सब कमाने लगेगा। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश क्या होगा? विकास होगा कि नहीं होगा? विकसित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमारे देश का, भारत का प्रति व्यक्ति आय अभी, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको बता रहे थे हम कि क्या बता रहे थे? प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है बताया था ना अभी, PCI, इसका मतलब पेयर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है?
आय का इनकम होता है पेयर कैपिटा इनकम। तो इतना अगर आप लोग ऊपर समझ गए तो अब ये देखिए आप लोग, अब आप लोग को दिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। ये परीक्षा में बहुत पूछता है कि किसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है, जो आपको क्या करता है, पूछता है परीक्षा में। ठीक है, दे देगा, कहेगा इससे इतना इतना का बताइए फुल फॉर्म क्या है, 2 नंबर वाला में दे देगा, 2-3 को दे देगा तो 5 नंबर या पूछ लेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण, जिसमें सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीबीएसई नहीं है, सीबीएसई नहीं है, क्या है, सीबीएस है। इसका मतलब कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सिस्टम, सिस्टम का हिंदी होता है प्रणाली। क्या होता है सीबीएस का, क्या हुआ फुल फॉर्म, कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या होता है। उसके बाद ईडी का क्या होता है, इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या होता है। उसके बाद एनआई नेशनल इनकम, जिसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। उसके बाद कहते हैं पीसीआई पेयर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, उसके बाद होता है, उसके बाद है डब्ल्यूडीआर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद है एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म आपको क्या करना है, याद करना है, जरूरी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कर रहा है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसके बाद कहता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये सब आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। उसके बाद जीडीआई ग्रोस डेवलपमेंट इंडेक्स या जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद एचपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है। उसके बाद होता है, उसके बाद है सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है एनएचडीआर नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। ठीक है, ये सब जो है आपको ये याद करना पड़ेगा, ये जरूरी चीज है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को, इतना ये सब चीज को क्या करना है, इसका फुल फॉर्म को आपको याद करना है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में, अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास को हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं उसका बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विकास में हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चीज़ का विकास पहले पढ़े। सबसे पहले हम लोग आर्थिक विकास में पढ़ेंगे। आर्थिक विकास में हम लोग पढ़े, और किसी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि में अंतर समझ लिए हम लोग। इसको पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा योजना आयोग देखे, राष्ट्रीय विकास परिषद देखे, कुछ 5 वर्षीय योजना देखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखें, इसके बाद हम लोग क्या, इसको देखने के बाद हम लोग मौद्रिक विकास देखें। मौद्रिक विकास में हम लोग सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, जब पैसा नहीं था। उसके बाद मौद्रिक विनिमय, उसके बाद बैंकिंग आया, कोर बैंकिंग आया, उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और अभी मोबाइल बैंकिंग आ चुका है। यहाँ तक हम लोग अभी तक आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय विकास, किसी भी चीज़ में देखिए आर्थिक विकास भी देख लिए और मौद्रिक विकास भी हम लोग देख लिए। तो जब दोनों को हम लोग देख लिए तो इसके बाद हम लोग ये नहीं मानते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं किसी भी देश में। तो नहीं जब मानते हैं तो उसको नापेंगे, कैसे नापेंगे किसी भी देश के विकास को हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग 2 चीज़ को मुख्य रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय देखेंगे। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह विकसित होगा, जिसका राष्ट्रीय आय कम होगा वह क्या होगा। और उसके बाद दूसरा जो देखेंगे हम लोग प्रति व्यक्ति आय देखेंगे। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो देश का जो हमारा कुल जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसमें देश का टोटल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, पीसीआई यानी पेयर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, अर्थात जिस देश का हर आदमी कमाता होगा, आम बात है, खास बात है, सबको समझ जाने वाला बात है कि वह देश विकसित होगा ही होगा। जिस देश का हर आदमी जिस घर का हर बेटा जिस घर का सब बेटा कमाता है, बैठल कोई नहीं रहता है, वह घर गरीब होता है, नहीं होता है। ठीक है, और जिस घर में ज़्यादा पैसा है उसको सब बेटा पर भाग देगा तो उसका हर बेटा का प्रति व्यक्ति आय कमाई ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा आएगा तो वह अमीर ही होगा। तो इस तरह से देखिए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखे हम लोग, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे वहाँ पर, अभी फुल फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तुरंत फुल फॉर्म में हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, फुल फॉर्म में कि हम लोग पढ़े हैं कि HDI का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग पढ़े ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, डेवलपमेंट का मतलब विकास, इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, किसी भी देश में कोई भी देश विकास कर जाता है, हाँ, कर गया कि नहीं कर गया कैसे पता चलता है। तो कोई भी देश विकास करा राष्ट्र, इसका पता हम लोग कैसे करते हैं, वहाँ का
राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय से करते हैं। ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक का मतलब वहाँ का मनुष्य का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जाहिर सा बात है, जहाँ विकसित देश है राष्ट्र, तो वहाँ जो विकसित देश है जहाँ पर राष्ट्रीय आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वहाँ पर विकास, तो क्या विकास हुआ होगा वो मानव विकास सूचकांक बताता है। किसी भी देश को विकसित किसको कहते हैं? पहला तो जिसका राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय अधिक हो उसको कहेंगे ही कहेंगे। प्लस में मानव विकास सूचकांक देखिए उसका अलग से एक परिभाषा क्या देता है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहता है, मानव विकास सूचकांक यानी मानव के विकास का सूचक। तुम विकसित है, कैसे पता कर चलेगा कि तुम विकसित है? कुछ ना कुछ तुम्हारे यहाँ पहनावा ओढ़ावा खान पान रहन सहन बदल गया होगा। तो मानव भी किसी भी देश का विकास कर गया है तब ना वह देश विकसित कहलाएगा। तो मानव का क्या सब देखा जाता है, किस देश को, विकसित देश का मानव का क्या होता है और विकसित देश में क्या नहीं होता है, ये सब चीज देखेंगे। तो मानव विकास सूचकांक कहता है, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया पहला मानव विकास रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ तक कुछ नहीं कहा गया है। मानव विकास सूचकांक मानव इतना ही अभी तक कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया है। पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक किसके निर्देशन में तैयार किया गया है? महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया है। ठीक है, और भारत का पूछेगा कि पहला, भारत का नहीं, पहला मानव विकास रिपोर्ट, पूरे दुनिया का पहला मानव विकास रिपोर्ट है। पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? तो वही होगा इसका महबूब उल हक। या पूछेगा मानव विकास सूचकांक जो है वह किसके निर्देशन में हुआ? तो महबूब उल हक के निर्देशन में। या पहला मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार हुआ? तो महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार हुआ। तो ये तो हुआ इसका परिचय। यहाँ इसका परिभाषा नहीं, मानव विकास सूचकांक का परिभाषा हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। मानव विकास सूचकांक का मतलब मनुष्य का विकास का पता जिससे चलता है उसको मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो मानव विकास सूचकांक में क्या सब चीज देखा जाता है किसी भी देश का? ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हम लोग पढ़े हैं, इतना ही पढ़े हैं कि इसका गठन जो है महबूब उल हक के निर्देशन में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी देश में मनुष्य का विकास हुआ तो उसमें देखा क्या जाता है, क्या देखा महबूब उल हक क्या देखा होगा, क्या देखा होगा सबसे पहले, या अभी जो है वह क्या देखता है? तो वह देखता है तो इसमें विभिन्न देश, सभी देश, सब देश के लोग का तुलना करता है। क्या करता है? कैसे कहता है अमेरिका विकसित है, जापान विकसित है, भूटान और बांग्लादेश अविकसित है? कैसे कहता है? ऐसे ही कह देता है? नहीं, वहाँ के लोगों को क्या करता है? सबको देश के लोग को पकड़ के ला 2000 पकड़ के जाके देखता है। ये भी जैसे कि जनगणना वाला हम लोग भारत में, तो पूरे जनगणना भारत में करता है, तो ऐसा खुद अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ये मानव विकास जो सूचकांक जो है ये संगठन पूरे दुनिया में हर जगह के आदमी को देखता है। कैसे तुलना करता है? क्या करता है? तुलना करता है। क्या तुलना करता है? कैसे तुलना करता है? तो तुलना उसका रंग के, रूप पर, हाइट पर, इस सब पर नहीं जाता है। किस पे जाता है वह? तो वहाँ के लोगों का शैक्षिक स्तर, वहाँ का पढ़ाई लिखाई देखता है, कहाँ कितना लोग पढ़ है। जहाँ का शैक्षिक स्तर ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा पढ़ता लिखता होगा, जहाँ कॉलेज ज़्यादा होगा, वह देश विकसित में आएगा। तो क्या सब देखता है मानव विकास सूचकांक में? देखो, शैक्षिक स्तर को देखता है, उसका स्वास्थ्य स्थिति देखता है। स्वास्थ्य स्थिति का मतलब वहाँ पे उस देश में अस्पताल, कॉलेज ये सब है कि नहीं, ये सब चीज़ पे देखता है। देखो, किसी भी देश को विकसित होने के लिए देखो क्या देखा जाता है? मानव विकास सूचकांक मतलब मानव के विकास का क्या सूचक है? तो बस पहला शिक्षित स्तर, पढ़ल लिखल सबसे पहले देखा जाता है। किसी भी देश में विकसित कहना है किसी भी देश को, तो उसके लिए सबसे पहले किसको देखेंगे? पढ़ल लिखल है कि नहीं। चलो है पढ़ल, हाँ तो चलो तुम्हारा विकसित हो गया। पहले स्कूल देखा जाता है, कॉलेज देखा जाता है, मतलब शिक्षा का स्तर देखा जाता है वहाँ पे। दूसरा में स्वास्थ्य स्थिति यानी अस्पताल देखा जाता है, क्या स्वास्थ्य स्थिति है कि नहीं, कि यहाँ के लोग बीमारी से मर तो नहीं रहा है, डॉक्टर सब सुविधा है कि नहीं है, इलाज कराने की क्षमता है कि नहीं। अब तब उसके बाद क्या देखा जाता है? उसके बाद प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है कि कमाई कितना। प्रति व्यक्ति आय देखा तो राष्ट्रीय आय देखा गया कि नहीं देखा गया? प्रति व्यक्ति आय मतलब राष्ट्रीय, प्रति व्यक्ति आय अधिक होता तो राष्ट्रीय आय कम होगा कभी? हर आदमी का कमाई जब ज़्यादा होगा तो घर का इनकम नहीं ज़्यादा हो जाएगा, राष्ट्रीय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय आय में सबका कमाई शामिल है। तो बस ये तीन चीज़ देखता है। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया है, और ये विभिन्न देशों के लोगों का तुलना करता है और करके बताता है कि ये देश विकसित है, ये अविकसित है। तो क्या तुलना करता है? सबसे पहले पढ़ाई देखता है, शैक्षिक स्तर, स्कूल कॉलेज, उसके बाद स्वास्थ्य स्थिति, अस्पताल है कि नहीं, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। तीनों ठीक है तुम विकसित है, तीनों गड़बड़ है तुम अविकसित है, तीनों मीडियम है तुम अभी विकासशील है। हमारे भारत का भी तीनों क्या है? ये सब मीडियम में चल रहा है अभी, ना तो ज़्यादा ठीक है ना तो ज़्यादा खराब भी है। ठीक है, ये हुआ मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास के कितने सूचक हैं? 3 सूचक हैं, जीवन आशा,
शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर कितना है 3, जीवन आशा यानी कि वहाँ जीवन का संभावना कितना है, और जीवन का संभावना कहाँ से देखा जाता है, उसका स्वास्थ्य स्थिति अस्पताल से। जीवन का आशा कब वहाँ से है, उसके बाद शिक्षा प्राप्ति स्कूल कॉलेज, और जीवन स्तर क्या प्रति व्यक्ति है, जिसका प्रति व्यक्ति है जितना है उसका जीवन स्तर वैसा होगा। मेरा कमाई 5 टका है तो मेरा 5 वैसे ही स्तर होगा, वैसा ही खाना, वैसा ही पीना होगा, वैसे ही सब कुछ होगा, मेरा होगा नहीं होगा। तो यही तीनों से संबंध है, ये नहीं समझना कि आप 3 अलग से कहीं ला के हम तुमको दे दिए, नहीं। जीवन आशा, जीवन आप तुमको एक्सीडेंट हो गया, आप जीवन का आशा कहाँ निर्भर करता, अस्पताल पर। तो ये स्वास्थ्य स्थिति इसी में से आ जाता है तुमको, ठीक है। शिक्षा प्राप्ति स्कूल कॉलेज जो कि पहले कहा गया शैक्षिक स्तर, जीवन स्तर का मतलब प्रति व्यक्ति है, जगह कमाई जन होगा स्तर जीवन का वैसन होगा, है कि नहीं। हम कम कमा रहे हैं, नमक रोटी खाएंगे, तुम ज्यादा कमा रहे हो तो पनीर खाएगा रोज, ठीक है। तो यही हो गया मानव विकास सूचकांक। समझ में आ रहा है ना किसी भी देश को विकसित और अविकसित कैसे कहा जाता है। ये चैप्टर पूरा आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा है शुरू में जो हार्ड लग रहा था तो वो नहीं ना लग रहा है। अब यहाँ जो शुरू में ये देखो, यहाँ समझने में जो दिक्कत है, कोई दिक्कत तो अब नहीं ना है यहाँ।